और सिविल ड्रेस कितना भी पहन लो, लेकिन ये 3000 की वर्दी उससे ऊपर हो जाता है। सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक जिम्मेदारी जो लगती है, और लोगों को लगता है सर देख के ना कि सामने वर्दी वाले आए हैं तो अब मामला हमारा जो भी है एक उसके साथ न्याय होगा, एक उम्मीद। सर ये जो वर्दी है ना, ये उम्मीद का एक प्रतीक है सर। ये और तो ये नॉर्मली देखा गया है, खासकर सर बिहार में। पुलिस वाले जब उसे गाड़ी को रोकते हैं, उन्हें हाथ देते हैं, तो हाथ देने का उनका तरीका ये होता है कि हाथ में डंडा लहराते हैं, एग्जैक्टली, और सीधा एकदम सामने। सर ये कहाँ तक सही है? क्योंकि अगर डंडा लग गया तो एक्सीडेंट होना पक्का है, 60 की स्पीड तुरंत कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ अगर वो गाड़ी लेके निकलता भी है तो सर फाइन का प्रावधान है या डंडा चलाया जाता है सर, ये है, देखा जाता है। कहाँ तक सही है सर ये? गाड़ी से चाबी निकाल लेना सर, ये बड़ा आम है, खासकर हमारे यहाँ बिहार में। तो किसी भी शहर में चले जाएं, हाथ देने के बाद पहली चीज़ होती है गाड़ी से चाबी। नाबालिग का जो आप बात किए, तो नाबालिग पेरेंट्स उसको चलाने के लिए देते हैं 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो इस पर क्या कार्रवाई माता पिता पे होती है? नहीं, उसका तो फाइन लोगों को पता नहीं है। नाबालिग चालक यदि चला रहे हैं तो उसका 25,000 रुपये फाइन है। फाइन। जैसे कि आपने अभी बात कही थी कि यूथ में बहुत ज़्यादा जोश है, आजकल सर रील का बड़ा ट्रेंड है, और उसके लिए यूथ कहें, उसके साथ साथ यंगस्टर भी जो बड़े भी हो गए हैं, वो भी क्या कहते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे स्टंट करते हैं सर, रिकॉर्डिंग के लिए। सर उनके लिए क्या क्या सजा का प्रावधान है, क्या क्या फाइन है? बिहार में तो अधिकतर जिलों में पहली बार ट्रैफिक डीएसपी की पोस्टिंग हुई है, ट्रैफिक थानों की स्थापना हुई है। तो पहले आगे वाले को तो बेल्ट लगवा लें, तो फिर हम पीछे वाले का फोकस करेंगे। आगे वाले को हेलमेट पहना लें, फिर पीछे वाले को भी पहनाएंगे। तो इस तरह से चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। जो है मतलब कहते हैं ना कि लोग जुगाड़ पे काम चला रहे हैं। फोटो किसी का होता है, नाम किसी का होता है सर, लाइसेंस उनका एक्चुअली नहीं रहता। वो क्या, बस अपना फोटो एक पोस्ट करवा के उसका जीरोक्स लेके निकाल लिए। सर अगर कोई पकड़ा जाता है ऐसे फर्जी लाइसेंस लेके घूमते हुए, उस पे सर क्या कार्रवाई होती है? सरकारी दस्तावेज का फर्जी करना, कुटकरण करना, ये तो काफ़ी संज्ञेय अपराध है। अपोजिट पार्टी, जो विक्टिम पार्टी है, जो पीड़ित है, वो अपना प्रे करेगा कोर्ट से कि मुझे मुआवजा अधिक से अधिक मिले, तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा, तो काफ़ी ये प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए इंश्योरेंस पॉल्यूशन अभी तो अच्छा है। ऑनलाइन एम परिवहन एक पोर्टल है। जी सर। यदि आपके पास गाड़ी है तो एम परिवहन का ऐप डाउनलोड करके रखें, अपने वाहन का चेक करते रहे, चेक करते रहे। सर कितना इफेक्टिव है लेडीज कांस्टेबल का चौराहे पे बैठाना? एक मेल सर रहे तो वो तो कंट्रोल भी कर लें, और गाड़ियाँ उनके सामने से आती जाती रहती हैं, अगर फाइन के का मशीन के पास नहीं है, चालान बुक नहीं है, वो नॉर्मली देखती हैं सर। तो ये किस हिसाब से सर किया जाता है? बिहार में मैं बहुत जगह देख रहा हूँ सर, खासकर जैसे मैं भागलपुर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे पर्टिकुलरली नाके पे लेडीज़ कांस्टेबल है मैक्सिमम, और वो बेचारी कुछ कर नहीं रही हैं क्योंकि गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही है। सर कितना, ये किस हिसाब से प्लान किया जाता है सर? स्वागत है दोस्तों चैट एंड चीयर्स के इस पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि 21वीं सदी में दुनिया लगातार तरक्की करते जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या रोबोटिक्स, दुनिया नए नए आयाम हर दिन जो है अचीव करती जा रही है। लेकिन इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है, उसके साथ ही लोगों के साथ ना साइबर क्राइम्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, अलग अलग तरीके से साइबर अटैक्स हो रहे हैं। पर्सनली लोगों के पर्सनल लाइफ भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। आप कहें तो कई देश की जो इकोनॉमिक है उसे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। एक आम आदमी के लिए जो है आज बहुत ही खास होने वाला है बातें, क्योंकि जो आज की खास बातें हैं ना, वो एक आम आदमी के जीवन में कैसे साइबर क्राइम्स जो है, एक आम पब्लिक की बात करें तो कैसे कैसे इफेक्ट करती है। गवर्नमेंट जो लगातार इसके लिए काम कर रही है, वो क्या क्या स्कीम चला रही है, साथ ही साथ जो लोग आज हमारे साथ हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो कि लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं, आज हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, लोग कैसे अवेयर रह सकते हैं, लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। इसके लिए हम आए हुए हैं बिहार के मुंगेर जिले के ट्रैफिक डीएसपी और साथ ही साथ साइबर सेल के हेड डीएसपी प्रभात रंजन सर के पास। सर आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सर
हम पॉडकास्ट में आगे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन जो आपसे पहला सवाल है वो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, आप कल पटना थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजी स्केड्यूल था, उसके बाद आप परसों भी आउट ऑफ सिटी थे, और आज सर सुबह से जब हमारी बातचीत हो रही थी उससे पहले आप मीटिंग में थे, अभी हमारे साथ हैं, उसके बाद फिर से आपका एक हैक्टिक शेड्यूल है। सर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? बस काम करने का जज्बा हो तो एनर्जी खुद ब खुद अंदर से आती है। तो हमें हमेशा रहता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, जिस विभाग में या जिस पद पे हूं, जो भी मेरी जिम्मेवारी है उसको मैं 100% नहीं, एटलीस्ट 70 to 80% दूँ। जब जज्बा होगा तो एनर्जी खुद आएगी। जैसे एक लड़का है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एनर्जी नहीं जुटा पाता, वही लड़का कल वर्ल्ड लेवल पे सचिन बन जाता है। तो बस ये केवल जज्बे का अंतर है। सर एक आम आदमी के लाइफ में, और जब वो इंसान वर्दी पहनता है, भरोसा रहता है सर एक आम पब्लिक को वर्दी पे, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और कितना ये जो चीज़ें हैं कितना आपको आगे आने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए कितना इंथुजियास्टिक आपको बना देती हैं कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कितना एहसास होता है सर? मतलब थोड़ा सा ये जानना था, बड़ा क्यूरियस उस चीज़ को लेकर। वर्दी मेरा पसंदीदा रहा है। मैं पहले एयरफोर्स में था, वर्दी में था, और इस पीसीएस एग्ज़ाम में भी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी डीएसपी ही था। हालांकि मुझे डिप्टी कलेक्टर भी मिल रहा था, लेकिन मैंने डीएसपी को चुना इसलिए कि मैं ये महसूस किया कि वर्दी के साथ एक तो अंदर से भी अच्छी फीलिंग आती है, वर्दी सबको पहनने का मौका नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि इस वर्दी के साथ हमें एक ऐसा पावर मिलता है, एक ऐसी पहचान मिलती है जिससे मैं तत्क्षण लोगों का कल्याण कर सकता हूं, उनको मदद पहुंचा सकता हूं। सर तो आप फर्स्ट जनरेशन, मतलब आप इससे पहले एयरफोर्स में थे, अभी यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन आप लोग हैं जो कि मतलब फोर्सेस में है या फिर पुलिस में है, या आपके पहले पेरेंट्स कोई घर में ऐसे है? दूर दूर तक के रिश्तेदार में कोई यानी आप सर पहले हैं डीएसपी रैंक या पुलिस में नहीं है। कोई नहीं रहा सर? मतलब आप थोड़ा सा सर बताएं, आपको किस बैकग्राउंड से, आपके फादर घर का फैमिली क्या रहा है, क्या करते थे, उनका ऑक्यूपेशन है जी? और मेरे फादर मेडिकल डिपार्टमेंट से अभी सेवानिवृत्त हैं। अच्छा सर। और एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं, समाज सेवी भी रहे हैं। और मेरे दादाजी तो निरक्षर थे, लेकिन मेरे पिताजी को बढ़िया से पढ़ाए साइंस कॉलेज, एलएस कॉलेज में। और फिर मेरे फादर, हम 5 भाई बहनों को बढ़िया से पढ़ाए हैं। हालांकि रिसोर्सेस की दिक्कत आई थी हमारे जीवन में, तो मैं एक ही फंडा रखा कि मैं खुद कमाऊंगा, खुद पढ़ूंगा, फादर पे डिपेंडेंट तो ना नहीं रहूँगा। तो शुरू से मतलब एजुकेशन के टाइम से आप सर कैसे अर्निंग वगैरह, बहुत ज़्यादा इशू है सर आज के टाइम पे, जो यूथ है ना खुद के पैसे वो मैनेज करना चाहते हैं ताकि अपनी पढ़ाई उनकी रुके ना, तो सर आप कैसे मैनेज करना चाहते थे? मैं गाँव में कोचिंग चलाता था, उससे अर्निंग करके फिर अपनी पढ़ाई करता था। कोचिंग और हर स्टूडेंट जो आगे बढ़ना चाहता है, जो इस मुकाम पे या इससे आगे और भी जाना चाहता है, वो एक चीज़ तो देखे कि खुद जो सीखे वो सिखाए, उसी से प्रैक्टिस उससे होती रहती है साथ में, और उसके बाद अर्निंग भी होती है जो हेल्प करती है। अर्निंग होगा तो और मन लगेगा, मजा आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं किसी के पैसे को तो नहीं लगा रहा हूँ ना, खुद की कमाई है मेरी। जी सर। तो फिर वो हिसाब से भी चलेगा। अब फादर की कमाई पे मूवी देखने जा सकता है, अपनी कमाई पे वो थोड़ा कंट्रोल करेगा। तो ये पॉजिटिव चीज़ मेरे साथ रही सर। लेकिन एक छोटा सा सवाल आ रहा है, मतलब फादर आपके मेडिकल फील्ड में रहे, आप इधर कैसे स्विच किए? पहले एयरफोर्स पे कैसे, कौन सी चीज़ सर, ऐसा कोई इंसिडेंट रहा है बचपन का जो बताया? इंसिडेंट नहीं रहा, इंसिडेंट ऐसा कोई नहीं रहा। तो ख्याल कहाँ से आया सर? गाँव घर में तो वर्दी का और रोब है ना। हाँ ये तो बात है सर। तो और सिविल ड्रेस कितना भी पहन लो, लेकिन ये 3000 की वर्दी उससे ऊपर हो जाता है। सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक जिम्मेदारी जो लगती है, और लोगों को लगता है सर देख के ना कि सामने वर्दी वाले आए हैं तो अब मामला हमारा जो भी है एक उसके साथ न्याय होगा, एक उम्मीद। सर ये जो वर्दी है ना, ये उम्मीद का एक प्रतीक है सर। ये और तो ये एक बात कहना चाहूँगा, ये वर्दी वालों को भी समझनी चाहिए। हाँ सर। जिस वर्दी को हम पहने हैं बहुत जिम्मेवार चीज़ है, जिम्मेवार उत्तरदायित्व तो काफ़ी ज़्यादा गहरा है, और उसे निभाएं। मैं तो 100% प्रयास करता हूं, और अपने जो भी कॉलीग हैं, अपने सहकर्मी हैं, जूनियर्स हैं, उन्हें भी प्रेरित करता हूं कि अपनी ड्यूटी यथासंभव दें। तो सर एयरफोर्स में आपने कितने वक्त तक काम किया, और कहाँ मतलब आपकी एयरफोर्स में मैं 8 वर्ष तक रहा, फिर डिस्चार्ज लेके मैं चला आया। मेरी ट्रेनिंग बेंगलुरु में हुई, 2.5 साल वहाँ ट्रेनिंग किया।
मैं टेक्निकल में था, रडार फिट मेरा ट्रेड था। फिर उसके बाद आगरा पोस्टिंग हुई, फिर उसके बाद वो 2-3 साल में पोस्टिंग होती है। 7 महीने पुणे में भी ट्रेनिंग किया, फिर जालंधर में पोस्टिंग हुई, वहीं से मैं वापस आया। तो सर आने के बाद मतलब एक प्रिपरेशन के लिए क्या टाइम लिया, आने के कितना बाद टाइम लगा चूँकि सर? मैं साइंस बैकग्राउंड पीसीएम का स्टूडेंट था और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स भी एयरफोर्स ने करवाया था, तो मुझे आर्ट्स का पता नहीं था और दिमाग में एक ही बात थी कि अब नौकरी नहीं करूँगा, मैं स्कूल चलाऊँगा, नौकरी अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसी दौरान मैं फिर नालंदा ओपन में एडमिशन लिया, डिस्टेंस कोर्स से ग्रेजुएशन किया। साथ ही साथ मैं 2 साल माउंट कार्मेल इंग्लिश हाई स्कूल पूर्णिया में प्रिंसिपल रहा कि स्कूल चलाई कैसे जाती है सीखने के लिए। इसी तरह से फिर जर्नी आगे बढ़ती गई और फिर ये मेरी चौथी, एक तरह से कहें तो 5वीं नौकरी है। अच्छा सर, भारत में सबसे अधिक उल्लंघन किए जाने वाले ट्रैफिक नियम कौन कौन से हैं सर? हेलमेट नंबर 1, ट्रिपल राइडिंग, 3 आदमी चढ़ के गाड़ी जा रहे हैं, ओवर स्पीडिंग, ये मेन है। और खतरे भी ओवर स्पीडिंग से ही ज़्यादा है, ओवर स्पीडिंग से ही ज़्यादा। हेलमेट नहीं भी पहने हैं लेकिन आप संभल के जा रहे तो शायद कुछ ना हो, लेकिन ओवर स्पीडिंग करने के बाद आपकी बैलेंस बिगड़ती है और आप दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। सर एक सवाल था ओवर स्पीडिंग से, जैसे आपने बात की, नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि अगर कोई हेलमेट में है या अगर हेलमेट में नहीं भी है, वो बाइक आकर है 40-50 के स्पीड पे अगर वो इंसान अपनी गाड़ी चला रहा है, नॉर्मली देखा गया है खासकर सर बिहार में, पुलिस वाले जब उसे गाड़ी को रोकते हैं, उन्हें हाथ देते हैं, तो हाथ देने का उनका तरीका ये होता है कि हाथ में डंडा लहराते हैं एग्जैक्टली और सीधा एकदम सामने। सर ये कहाँ तक सही है? क्योंकि अगर डंडा लग गया तो एक्सीडेंट होना पक्का है, 60 की स्पीड तुरंत कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ अगर वो गाड़ी लेके निकलता भी है तो सर फाइन का प्रावधान है या डंडा चलाया जाता है? सर ये है, देखा जाता है, कहाँ तक सही है सर? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब गाड़ी वो ओवर स्पीडिंग में है तो कंट्रोल करना तत्क्षण खतरे से भरा होगा। तो उसके लिए एक एसओपी बना हुआ है कि किस तरह से आप हाईवे पे ओवर स्पीडिंग गाड़ी को रोकेंगे, जिसके लिए आपको पहले ही कुछ रेड सिग्नल डालना होगा, फिर 2-3 टीम रहेगी हाईवे पे दूरी दूरी पे, उस पर भी यदि वो नहीं रुक रहा है, ज़बरदस्ती रोकना नहीं है आपके पास, फिर फाइन करने का अब हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ी जो रडार युक्त है, लेजर गन युक्त है, उससे आप चलान कर सकते हैं या अगला चेक पोस्ट पे उसको रोक सकते हैं। वो तो सर रहता है कि आप वॉकी से या फिर जैसे भी इन्फॉर्म कर दे अगले पोस्ट पे, लेकिन ये नॉर्मली देखा गया कि उनके साथ ऐसा ही होता है कि दुर्घटना होने के से बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये हम लोग अपने जूनियर को बताते भी हैं कि चेस ज़्यादा नहीं करना है, वो भागने के चक्कर में सर कई बार अपने साथ साथ सामने वाले को एक्सीडेंट कर जाता है, सामने वाले के साथ वो गाड़ी टकरा जाती है, तो एक के चक्कर में ना मल्टीपल जो है डैमेजेस मिल जाते हैं। ऐसे चक्कर में खतरों से बचाना हम लोग का धर्म है, दायित्व है, और उसे चेस करके दुर्घटनाग्रस्त बना देना नहीं। यथासंभव प्रयास यही करेंगे सुरक्षित वो रुके, यदि उसके बाद भी उसका इंटेंशन लग रहा है उसे जाने दें। उसके बाद तो सर क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल पे है, वहाँ पे भी कैमरा है और शहरों में तो जगह जगह पे सर कैमराज है, कहीं ना कहीं तो नंबर जो प्लेट पे है नंबर प्लेट आ ही जाएगा, फाइन तो आप कर ही सकते हैं। बट सर ये सच में मैं आपसे चाहता हूँ कि जूनियर्स को, आपके बहुत सारे जूनियर्स हैं अलग अलग शहरों में भी हैं सर, जो ये चीज़ देखने को मिलती है, लोग आम पब्लिक सर इससे, जो तीसरा आदमी गाड़ी चला रहा है उसको नुकसान हो जाता है सर, वो तो अगर ढंग से चले तो भी, तो ये दिक्कतें सर आती हैं। और सर इससे ही एक और छोटा सा सवाल था सर, गाड़ी से चाबी निकाल लेना सर, ये बड़ा आम है, खासकर हमारे यहाँ बिहार में, तो किसी भी शहर में चले जाएं, हाथ देने के बाद पहली चीज होती है गाड़ी से चाबी निकाल लेना। तो प्रावधान ऐसा आ गया है कि आप पेंडिंग चालान काटें, जी जा रहा है तो जाने दें, लेकिन जो डेंजरस ड्राइविंग है या जिसे नाबालिग चला रहा है खतरनाक रूप से, उसे तो रोकना ही पड़ेगा। और मेरे साथ भी एक घटना हुई कि गाड़ी रोकने के बावजूद वो हाई स्पीड से फिर बच्चा भाग गया, और दोनों 9th क्लास के थे, जो पता चला बाद में इंफॉर्मेशन हम लोग को आई। तो दोनों के बीच एक बैलेंस होना चाहिए,
हाँ सर, अपमानित क्योंकि करने बिल्कुल के लिए नहीं। नाबालिग का जो आप बात किए तो नाबालिग पेरेंट्स उसको चलाने के लिए देते हैं 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो इस पे क्या कार्रवाई माता पिता पे होती है? नहीं, उसका तो फाइन लोगों को पता नहीं है। नाबालिग चालक यदि चला रहे हैं तो उसका 25,000 रुपये फाइन है। फाइन है। और एक गार्जियन को बेल कराना पड़ सकता है, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उस बच्चे का लाइसेंस कुछ दिनों तक नहीं बनेगा, बालिग होने के बावजूद। उस गाड़ी की आरसी कैंसिल हो सकती है। काफ़ी ये कठोर नहीं कहेंगे, कड़ा प्रावधान है पर ज़रूरी है सर ये। और ज़रूरी है, क्योंकि नाबालिग चालक ज़्यादा प्रोन टू एक्सीडेंट होते हैं, हाँ सर। क्योंकि जोश होता है, होश नहीं होता। तो गार्जियन को भी ये समझना चाहिए और कानूनी प्रावधान को भी देखना चाहिए, साथ ही साथ अपने बच्चे की भी सेफ्टी को देखना चाहिए। हम लोग के समय उतना तो बाइक नहीं हुआ करता था 15 साल पहले, तो हाँ सर, साइकिल तो से हम लोग साइकिल जाते और थे, ये चीज़ें पैदल थी। भी जाते थे। अभी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन देने के लिए, आप जाने के लिए स्कूटी दे देते हैं। आजकल का सर यूथ जो है बुलेट में मोडिफाई करवा के जो चलाते हैं, उसके लिए क्या है? उसके लिए भी यदि आप कोई भी व्हीकल में, गाड़ी में एक्स्ट्रा कुछ जोड़ते हैं तो फिर उसके लिए भी फाइन है, उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए यथासंभव जो आपको कंपनी के द्वारा प्रदत्त है उसमें ऐसे एसेसरीज लगाएं, जैसे एक साउंड का है, फिर वो साइलेंसर का है, लाइट का है। इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फाइन है। और उस समय आप सोचेंगे क्यों कर किए ऐसा, क्योंकि इससे दूसरों को भी परेशानी होती है, उसका ख्याल रखें। सर तो मॉडिफिकेशन का ही है कि अगर किसी ने गाड़ी मॉडिफाइड कराई है, उसका साइलेंसर का साउंड नॉर्मल है, लाइट भी नॉर्मल है, पर वो मॉडिफाइड है, क्या उस पर भी फाइन वगैरह रहता है, या फिर सिर्फ एक्स्ट्रा करने पे, एक्स्ट्रा लाइट या एक्स्ट्रा साउंड पे फाइन चार्जेस होते हैं? एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा साउंड, बॉडी में कुछ ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, जैसे बाइक का तो छोड़िए, जैसे पिकअप वैन जी है, सर। उसकी हाइट एक फिक्स है, जी उसमें ऐड करके कि ज़्यादा हमारा सामान उसमें आए, थोड़ा ऊंचा कर लिए, जी उस पर फाइन है। सर, जैसे आपने अभी बात कही थी कि यूथ में बहुत ज़्यादा जोश है, आज का सर रील का बड़ा ट्रेंड है, और उसके लिए यूथ कहें, उसके साथ साथ यंगस्टर भी जो बड़े भी हो गए हैं, वो भी क्या कहते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे स्टंट करते हैं सर, रिकॉर्डिंग के लिए। सर उनके लिए क्या क्या सजा का प्रावधान है, क्या क्या फाइन है? उनके लिए फाइन तो डेंजरस ड्राइविंग की ही है, यदि उसमें वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी है 5,000 रुपये जैसे फाइन है, नाबालिग है तो। लेकिन मेन डेंजरस ड्राइविंग की फाइन है। इसमें अरेस्ट वगैरह भी, अगर ऐसे ज़्यादा मतलब कुछ लोग का स्टंट रहता है, बाइक पे दोनों पैर पे खड़े हो गए, तो उनके लिए क्या सर एक्स्ट्रा कुछ है कि गाड़ी जब्त कर लेना, लाइसेंस कैंसिल कर देना, क्योंकि उनका कुछ एक्सट्रीम रहता है? लाइसेंस रद्द करने के लिए, रद्द और एक सस्पेंड और एक उसका ख़त्म ही करने के लिए, उसमें एमबी एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है, जिसके बगैर हम लोग तो कर नहीं सकते। जी सर। लेकिन बॉन्ड तो भरवा सकते हैं, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी के लिए पुलिस तो कार्रवाई कर सकती है। हाँ सर, ज़रूरी भी है। मजिस्ट्रेट की मदद ले सकती है। सर एमवी एक्ट की आपने बात की, सर एमवी एक्ट जो 2019 है और पहले का जो एमवी एक्ट था 1932 का, सर क्या क्या मेन डिफरेंसेस जो है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं? ऑब्वियसली ये है कि बेहतरी के लिए, पब्लिक के लिए, ताकि फाइन के कुछ चार्जेस बढ़ाए गए हैं, ताकि लोग ये करने से फाइन के अगर फाइन नॉर्मली होता है ना, हमारा पैसा ज़्यादा लगेगा तो लोग थोड़ा सा डरते हैं, तो उसी भरोसे ही कुछ बेसिक से डिफरेंसेस आप बताएंगे जिससे लोगों को पता चल सके कि पहले ये था और अब ये करने पे भाई दिक्कत है, जो पहले से चला रहा है। वर्तमान में जैसे कुछ मैं फाइन का ही जिक्र करूं, जी सर। तो हेलमेट 1500 2000 के बीच एक अच्छी सी आती है, फाइन 1000 है। तो हेलमेट खरीदना ही अच्छा है, क्योंकि दो बार लगा तो सर आपका हेलमेट का कीमत वसूल हो गया। और चूंकि हेलमेट पे ये भी फोकस ज़्यादा इसलिए रखता हूँ कि 2 लाइव एक्सीडेंट मैंने अपने सामने देखा, एक्सीडेंट होते हुए। दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य की, मैंने उस 2 एक्सीडेंट को देखा, दोनों को हॉस्पिटल भी पहुँचवाया। दोनों एक्सीडेंट में बाइकर्स दुर्घटनाग्रस्त हुए और 4 व्हीलर जैसे स्कॉर्पियो या पिकअप ने टक्कर मारी, और दोनों बचे हेलमेट के कारण। दोनों के पैर टूटे, हाथ टूटे, लेकिन सर सलामत रहा। और जिस तरह से उनके सर को सड़क पे लगते मैंने देखा, तो यदि हेलमेट नहीं होता तो ब्रेन हेमरेज, उनकी डेथ
हो जाती है, ऐसा लगता है। सर हेलमेट की बात करें तो मार्केट में ना फुटपाथ पे बहुत सारे लोकल हेलमेट बहुत सस्ते में मिलते हैं, 350 रुपये, 400 रुपये, 500, लोग उसे परचेज कर लेते हैं कि बस फाइन ना कटे। सर क्या आप लोग स्पेसिफिक चेक करते हैं हेलमेट की क्वालिटी भी, या फिर उसके लिए कुछ अलग से प्रोविज़न वगैरह हैं? जैसे मुंगेर शहर में मेरी ट्रैफिक डीएसपी के रूप में पोस्टिंग हुई है, फर्स्ट ये, जी सर। तो इस पे भी देखिए कि पहला है। जी सर। तो अवेयरनेस फैलाना भी मेन चीज़ है। तो अवेयरनेस, अब डायरेक्ट पेनल्टी पे ही जाएं, फुल पटना की तरह तो अभी लागू करना मुश्किल है सर, लेकिन यहाँ हम लोग क्रमबद्ध तरीके से काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किए हैं कि अभी 70 to 80% हेलमेट पहन रहे हैं। अब हेलमेट की क्वालिटी, तो फिर मैं वही अपील करूंगा कि फाइन से बचने के लिए हेलमेट ना पहने। भगवान ने खोपड़ी दिया था तो उस समय हम पैदल चलने के लिए बनाए गए थे, तो ये हेलमेट नेचुरल था। अब हम बाइक पे चल रहे हैं जहाँ की कोई और प्रोटेक्शन नहीं है सर। तो वहाँ के लिए हेलमेट आप मजबूत खरीदें, आपकी सुरक्षा के लिए है, और दूसरों को भी प्रेरित करें। अवेयरनेस सर फैलाने के लिए स्कूल और कॉलेज में आप कुछ? हाँ, मैं लगातार स्कूल, कॉलेज, चौक चौराहा, गांव या कोई सोशल फंक्शन हुआ तो मैं वहाँ अवेयरनेस फैलाता हूँ, और अच्छा प्रभाव है। जागरूक करते हैं वहाँ जाके? बिल्कुल प्रभाव है, उनको बताता हूँ, समझाता हूँ। पेनल्टी के साथ साथ जो है एक अवेयरनेस भी जरूरी है, दोनों के सम्मिलित प्रयास से ही। हाँ सर, क्योंकि डंडे के दम पे हर चीज़ तो हर चीज़ नहीं कराई जा सकती, क्योंकि इंसान हो, बंदर तो है नहीं कि मदारी के दम पे। ये बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस फैलाया जाए। जैसे और मैं खुद ही कहूँ, मैं ट्रैफिक डीएसपी बनने के पहले आगे बैठता था, लगता सीट बेल्ट क्या लगाऊं, अरे, लेकिन अब ट्रेनिंग के दौरान जब एक 2-4 वीडियो दिखाई गई कि सीट बेल्ट नहीं रहने के कारण कैसे एक्सीडेंट हुआ और क्या दशा हुई, गाड़ी के अंदर एक्चुअली क्या हुआ, तो रूह कांप गई। अब गाड़ी पे बैठते ही पहला काम होता है सीट बेल्ट लगाना। और ये रिसेंटली एक बेगूसराय के रिश्तेदार हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लोग सड़क दुर्घटना में स्कॉर्पियो में मारे गए। उसमें वो दोनों पीछे बैठे हुए थे, आगे वाले दोनों बच गए, ये पीछे वाले सीट से टकरा के उनकी डेथ हो जान गई। दे दी है। तो सब पीछे के सीट के लिए भी तो अब तो आ गया है प्रावधान की आप सीट बेल्ट यूज करें। नॉर्मली लोग नहीं करते सर, उस पर भी फाइन करते हैं कि कैमरे में नॉर्मली हम पीछे के लोग पे ज़्यादा नहीं फोकस रहता है, आगे वालों को पता रहता है तो वो सीट बेल्ट लगा लेते हैं। अलार्म भी जो आते हैं अभी के जो बेसिक इंजन है उसमें सर आगे के सीट के लिए अलार्म है, पीछे वालों के लिए नहीं है। सर आप लोग चेक करते हैं कि पीछे का है कि नहीं, बताने के लिए कि आप लोग लगाएं ऐसा? वही कहा ना, ये यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था जो है इस तरह से अभी शुरू ही हुई है, और बिहार में तो अधिकतर जिलों में पहली बार ट्रैफिक डीएसपी की पोस्टिंग हुई है, ट्रैफिक थानों की स्थापना हुई है। तो पहले आगे वाले को तो बेल्ट लगवा लें, तो फिर हम पीछे वाले का फोकस करेंगे। आगे वाले को हेलमेट पहना लें, फिर पीछे वाले को भी पहनाएंगे। तो इस तरह से चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, और लोगों के हृदय परिवर्तन से ज़्यादा काम होगा। उन्हें समझना होगा, जितने भी लोग हैं उन्हें समझना होगा कि पीछे की सीट पे बैठते हुए भी आपका ध्यान होना चाहिए कि सीट बेल्ट लगा लें। जैसा सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि इनके पहचान के ही लोग थे जिनके एक्सीडेंट में डेथ हो गई, सामने वाले लोग बच गए, पीछे वाले सीट से टकरा के बच गए। तो हम जब सड़क पे चले ना, तो हम सिर्फ फाइन के डर से ना चलें कि फाइन के लिए ना हेलमेट पहने, और फाइन के डर से आप सीट बेल्ट ना लगाएं, खुद के लिए लगाएं। आप अगर एडल्ट हैं, आपके पीछे बच्चे बैठे हैं, याद करके उन्हें लगवाएं। बच्चों को समझ कम है आपसे, ऑब्वियसली आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके सीट बेल्ट लगवाएं। और सर भी यही कहना चाहते हैं, आप सबसे अपील है। सर लर्निंग लाइसेंस रखने वाले को क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए? लर्निंग लाइसेंस एक तरह से लाइसेंस है ही नहीं, तो परमानेंट डीएल आपका बनता है ड्राइविंग लाइसेंस तभी। तो लर्निंग पीरियड है, तो आप सुरक्षित जगहों पे सीखें और फिर परमानेंट लाइसेंस इशू होने के बाद उसका प्रयोग करें। सर उसमें लर्निंग में ये रहता है ना कि आप जब अगर बाइक चला भी रहे तो आपके पीछे जिनका एक परमानेंट लाइसेंस है उनका बैठना ज़रूरी है, लेकिन लोगों के बीच ये थोड़ा सा बिट टाइप का है। कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्होंने लर्निंग बनवा लिया तो अब उनका लाइसेंस कंप्लीट हो गया। सर उस पर फाइन क्या है लर्निंग पे? अगर विदाउट लाइसेंस का फाइन है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये। तो अगर आप घूम रहे हैं सिर्फ लर्निंग लाइसेंस लेके अकेले, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5,000 रुपये आपके कट सकते हैं। आप बिल्कुल ये ना सोचें। सर एक और सवाल है सर, लाइसेंस की बात आई, एक बहुत एक फ्रॉड जो है, मतलब कहते हैं ना कि लोग जुगाड़ पे काम चला रहे हैं।
फोटो किसी का होता है, नाम किसी का होता है सर, लाइसेंस उनका एक्चुअली नहीं रहता। वो क्या है, बस अपना फोटो एक पोस्ट करवा के उसका उसका जीरोक्स लेके निकाल लिए। सर अगर कोई पकड़ा जाता है ऐसे फर्जी लाइसेंस लेके घूमते हुए, उस पे सर क्या कार्रवाई हो सरकारी सकती है? दस्तावेज का फर्जी करना, कुटकरण करना, ये तो काफ़ी संज्ञेय अपराध है। उस पर यदि FIR होती है तो काफ़ी झेलना पड़ेगा। मतलब उनको फिर फाइन तो लगेगा ही बिना फाइन तो लाइसेंस अलग का, हो गया। उसके साथ साथ उन पे FIR हो जाएगी और जेल भी जा सकते जेल हैं, भी जा सकते हैं, बेल होने में दिक्कत भी हो। बेल होने में दिक्कत। तो सर 2 व्हीलर 4 व्हीलर का बीमा नहीं होने पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? आपका बीमा इंश्योरेंस नहीं है तो आप देखिए कि नए जो प्रावधान है मुआवजा का, कोई एक्सीडेंट से, तो पहले इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा को देती, अब खुद ऑनर को देना पड़ जाएगा। कितना बड़ा है, 2000 रुपये के किस्त के नहीं जमा करने के कारण आपका इंश्योरेंस फेल होता है, और उसके बाद यदि ऐसी दुर्घटना कोई हो जाती है आपकी गाड़ी से, तो फिर आपको भुगतना पड़ता है, आपको पे करना पड़ता है। और अब है कि अपोजिट पार्टी जो विक्टिम पार्टी है, जो पीड़ित है, वो अपना प्रे करेगा कोर्ट से कि मुझे मुआवजा अधिक से अधिक मिले, तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा, तो काफ़ी ये प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए इंश्योरेंस पॉल्यूशन अभी तो अच्छा है, ऑनलाइन एम परिवहन एक पोर्टल है। जी सर, यदि आपके पास गाड़ी है तो एम परिवहन का ऐप डाउनलोड करके रखें, अपने वाहन का चेक करते रहे, चेक करते रहे कि कब तक टाइम पे मेरा क्या फेल हुआ। बहुत सारे लोग गलत नंबर प्लेट और ब्लैक शीशा और फिल्म वगैरह लगवाते हैं, उसके लिए क्या है? उसके लिए सब के लिए फाइन है। गलत नंबर प्लेट तो फॉर्जरी हो गई, फॉर्जरी का केस, ये तो फिर आप वही जेल FIR। जाएंगे फिर आप। यदि फाइन पकड़ के में साथ आ गए साथ। तो ये तो सिंपल ही है कि 10 ईयर्स वाली सजा है, काफ़ी गंभीर है, नॉन बेलेबल है। और ये प्राय आपराधिक किस्म के लोग ही बचने के लिए करते हैं, तो पकड़ में भी आते हैं। स्पेशल वैकिंग हमारे पुलिस विभाग के द्वारा चलाई जाती है, उसमें पकड़ में आते हैं। लेकिन आप जब गलती कर रहे हैं तो कभी न कभी पकड़ में आएंगे ही। तो आम जन जो है सिर्फ शौक से ऐसा काम न करें, पकड़ में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सर गाड़ी जब लोग चलाते हैं, नॉर्मली देखा गया है बहुत से लोगों को शौक रहता है, वो हैजार्ड लाइट जो रहती है, चारों इंडिकेटर एक साथ करके नॉर्मल डेज में सड़कों पे चल रहे हैं। बाइक्स में देखा गया है 4 इंडिकेटर एक साथ जल रहे हैं। सर इस पे भी सजा है, इस पे मतलब फाइन वगैरह है नॉर्मल डेज में? और कब सर अलाउड है हैजार्ड लाइट का यूज़ करना गाड़ियों में, कब अलाउड है? अतिरिक्त जिससे कि परेशानी दूसरों को हो रही है या आप स्पेशल दिख रहे हैं, तो उसमें सब में फाइन मॉडिफिकेशन का ही है। और हजार्ड का कब, जिसे आप कहते हैं वो फॉग लाइट, तो फॉग लाइट के समय ही जलाएंगे ना, तो उस समय उसकी उपयोगिता है, अन्य समय में उसकी उपयोगिता है नहीं। हालांकि फॉग लाइट पे हम लोग कंसंट्रेट अभी नहीं करते हैं। नहीं, लेकिन हाँ सर, लेकिन वो जो खासकर नाइट में कुछ देखे गया है कि बाइक चला रहे हैं, उनके दोनों इंडिकेटर चल रहे हैं और इससे लोगों को परेशानी होती है, लोग तो कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि दाएं आखिर जाएं, बाएं जाएंगे, दाएं जाए बाएं जाए। ऐसी हरकत ना करें। रोड, मेरा सिंपल सा एक पुलिस विभाग में काम करते हुए इतनी डेड बॉडी को रोडों पे एक्सीडेंट में देखा कि सिंपल सा एक ही है, रोड मौज मस्ती के लिए नहीं है। रोड मौज मस्ती के लिए है ही नहीं। मौज मस्ती करना है ग्राउंड में जाइए, मौज मस्ती के लिए रोड नहीं है। वहाँ काफ़ी खतरा है, खतरा ही खतरा है। वहाँ से आप सुरक्षित निकल जाएं, यही आपकी प्राथमिकता उपलब्धि होनी होगी चाहिए। सर कि वही है। सर एक और सवाल था सर फ्रेंड का मेरे सर्कल में, जब अगर जहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगी हुई है सर, वहाँ पे अगर सिग्नल रेड है, उस समय अगर कोई फ़ोन पे बात करता है और सिग्नल ग्रीन होने से पहले फ़ोन रख देता है, अगर वो रेड लाइट पे खड़ा है, सिग्नल ग्रीन होने से पहले रख देता है, क्या उस पर फाइन लगेगा सर उस समय? नहीं, उस पर फाइन नहीं लगेगा। और सर अगर किसी के साथ ऐसा फाइन चार्ज होता है तो वो कहाँ जा सकता है, कैसे अप्लाई कर वो सकता है सर फाइन? अपने जिला परिवहन कार्यालय में जाए, अपने आवेदन को, अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। सर एक सवाल और था सर कि जब हम रोड पे चलते हैं सर, गाड़ियाँ कई लोग रॉन्ग साइड में लेके मतलब बहुत दंदनाकर चलते हैं, खासकर अगर मुंगेर में देखा जाए तो सबकी प्राथमिकता यही रहती है कि बस हम अपनी गाड़ी लेके निकल जाएं। ऐसे में सर उनके लिए नकेल कसने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि और सर प्रॉब्लम ये कहाँ पे होती है, बहुत जगह जो नाके पे है, जहाँ चौराहे हैं, वहाँ से लेडीज़ कांस्टेबल को बैठाया जाता है,
नॉर्मली वो देखती भी हैं, लोगों को कहती भी हैं। सर कितना इफेक्टिव है लेडीज कांस्टेबल का चौराहे पे बैठाना? एक मेल सर रहे तो वो तो कंट्रोल भी कर लें, और गाड़ियां उनके सामने से आती जाती रहती हैं, अगर फाइन के का मशीन उनके पास नहीं है, चालान बुक नहीं है, वो नॉर्मली देखती हैं सर। तो ये किस हिसाब से सर किया जाता है? बिहार में मैं बहुत जगह देख रहा हूँ सर, ये खासकर जैसे मैं भागलपुर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे पर्टिकुलरली नाके पे लेडीज कांस्टेबल है मैक्सिमम, और वो बेचारी कुछ कर नहीं रही है क्योंकि गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही है। सर कितना ये किस हिसाब से प्लान किया जाता है सर? जैसे कि पुलिस फोर्स में महिलाएं अब बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सर संख्या। और ट्रैफिक रूल जो है उसका उल्लंघन, उसको रेगुलेट करने के लिए कोई डंडे की ज़रूरत नहीं है सर। वो एक तरह से ऑनलाइन भी आप चालान काट सकते, यदि नंबर आगे निकल गया, सीसीटीवी फुटेज या फिर रिकॉर्डिंग भी आपने किया हुआ है, एविडेंस आपके पास है, तो ऑनलाइन भी पेनल्टी कर सकते हैं। महिलाएं ऐसा सोचना कि महिला पुलिस जो है वो पुरुष पुलिस से ज़्यादा कन्विंस कर सकती है। उसमें यदि ये इच्छा शक्ति हो कि जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं वो हाथ देगी तो रुक सकता है जी, उसको कन्विंस कर सकती हैं। हाँ, उनसे वो थोड़ा सा वो डर कम लगेगा, लोग अच्छा सुन लेते हैं बात। उनके साथ ये तो थोड़ा सा होता है कि हाँ ठीक है मैम क्या कह रही हैं, सुन लेते हैं। तो सर यही रीज़न है। धीरे धीरे इसमें भी परिवर्तन दिखाई देगा, प्रभाव पड़ेगा। हाँ सर, इसकी भी ज़रूरत है। ये पर्सनली मैंने फील किया है कि गाड़ियाँ किसी भी साइड से क्रॉस कर रही हैं, चौराहे पे किसी भी साइड से लोग मुड़ रहे हैं, और वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लेडीज़ कांस्टेबल रहती हैं। तो ये चीज़ें आम है बहुत देखने के लिए। सर बारिश और कोहरे पे ड्राइविंग करने के लिए सुरक्षा नियमों को किन किन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए? कोहरा है तो विजिबिलिटी कम है आपकी, इवन 10 मीटर 5 मीटर भी ना हो तो आप उस समय स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते, रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा, अपने लेन का प्रयोग करें, मीन्स अपने साइड से ही चलें, ओवरटेकिंग को अवॉइड करें। यथासंभव हो तो कुछ देर के लिए यदि आप अपने गाड़ी को विराम दें, क्योंकि उस समय विजिबिलिटी इतनी कम होती है, कभी कभी बिल्कुल सामने आने के बाद पता चलता है कि सामने से गाड़ी आ रही है। तो पहला हो गया कि अपने लेन में अपने साइड से सुरक्षित चलें। दूसरी है कि स्पीड उतने ही रखें जहां तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम रखें। कोई गाड़ी आगे जा रही है तो उसके पीछे पीछे चले, और यदि संभव हो तो उस समय अवॉइड ड्राइविंग को करें। सर एक और सवाल था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान है बार बार उसके पेंडिंग चालान्स आ रहे हैं और लगातार वो अवॉइड कर रहा है, चालान पे नहीं करता, और अलग अलग तरह के उसके वॉल्यूशन है, अगर ट्रैफिक के चालान से, मतलब ओवर स्पीडिंग में कभी उसके फाइन उसके ऊपर लगता है, कभी बिना हेलमेट के घूम रहा है, कभी सीट बेल्ट नहीं पहना, एक ही पर्सन पे अगर लगातार चालान हो रहा है, तो सर क्या उसके लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है? एमबी एक्ट में प्रावधान है अभी, जिसे 3 बार जो ऑफेंड कर चुके हैं जी सर, तो उनके लिए एक लिस्ट तैयार की जा रही है कि उनका लाइसेंस, उनको एक मौका दिया जाएगा, उसके बाद उनका लाइसेंस निलंबित हो सकता है, आरसी निलंबित हो सकता है। फिर अभी डीएलएसए की मीटिंग चल रही थी तो वहाँ पे भी बहुत ज़िलों में ऐसा हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है कि उसके लिए अलग है, या कोर्ट से भी नोटिस हम लोग करवा सकते हैं, तो उस पर काम हो रहा है। फिर उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ेगा। तो पहला तो प्राथमिकता ये होना चाहिए कि पेनल्टी हो ना सर, अवॉइड करें। यदि पेनल्टी हो गई तो उसे जमा उसे कर पे कर दें। पेनल्टी रहते आपका फिर कोई इंश्योरेंस या इस अपडेट करने में भी समस्या है। हाँ, वो ऑब्जेक्शन डालता है, वो नहीं कंप्लीट करता है। पेनल्टी सर जमा करने की कितने दिन की डेट होती है? ड्यूरेशन सर कभी भी कर सकते, कभी भी। तो सर कितने पेंडिंग चालान अगर मान ली पेनल्टी हो गया? तीन पे गाड़ी सीज भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग सीज कर सकती है। तो दोस्तों आज ये हमारी बातचीत हो रही थी मुंगेर जिले के ट्रैफिक डीएसपी प्रभात रंजन सर से, और इन्होंने ट्रैफिक नियमों को लेकर बहुत सारी बातें बताई। अवेयर करने के लिए सर लगातार काम कर रहे हैं शहर में, और उम्मीद है कि हम और आप ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, सिर्फ फाइन से बचने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अपनी सुरक्षा अपने हाथों में होती है। तो कृपया सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू। और अगले पार्ट में आपसे मुलाकात होगी जहां पे हम सर से ही बात करेंगे साइबर क्राइम्स को लेकर, जो कि एक बहुत ही बड़ा सिरदर्द बना हुआ है देश दुनिया के लिए, और लगातार सरकार भी इस पे काम कर रही है। और
जो नया नया अब तो हर शहरों में साइबर सेल का गठन किया जा रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है इसके लिए, इसके बारे में हम जानेंगे भाई पूरे डिटेल से। अगला वीडियो आ रही है तो उसका इंतजार करते रहें। सर मैसेज सर ट्रैफिक नियमों को लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या देना हम चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहेंगे कि भारत में हत्या से ज़्यादा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण रोड एक्सीडेंट में होती है मृत्यु। हमारे किसी न किसी परिजन या निकटवर्ती दोस्त इसके शिकार हुए हैं, इसलिए हम लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अपने जीवन को सुरक्षित रखें, दूसरे के जीवन को भी सुरक्षित करें।